हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 12 रेडियम की आत्मकथा, इसे हम पढ़ रहे थे, जिसको हमने 2 पार्ट में कवर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देखें, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाए और आप जब उस क्वेश्चन को करो तो आपको पहले से ही क्लियर हो कि इसका आंसर ये होगा, तभी आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक आपने चैप्टर नहीं समझा है तब तक क्वेश्चन आंसर में भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो पहले आप उस 2 वीडियो को देख लें। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके अभ्यास कार्य पार्ट 1 को किया था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर लिए हैं, जैसे विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर, 1 से 2 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर और 2 से 3 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में इसके 5 से 6 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार अर्थात 5-6 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की उत्पत्ति का सविस्तार वर्णन करें कि उत्पत्ति कैसे हुई है रेडियम की। तो रेडियम की उत्पत्ति ब्रह्मांड के अनंत अकल्पनीय गृह में हुई थी। वह उस अनंत शून्य में न जाने कितने काल तक इधर उधर घूमता रहा। फिर वह वायव्य यानी उत्तर पश्चिम सागर का एक अंश बनकर कई युगों तक वहाँ रहा। इसके बाद वह कई अरब वर्षों तक अत्यंत जलती हुई वस्तु का अंश बना रहा। लगभग 4 संसारों में भटकते हुए पृथ्वी के नीचे की तह में अनेक धातुओं के साथ पड़ा रहा। वहाँ से न जाने कितने करोड़ पद्य वर्ष बाद वह पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के हाथ लगा। इस प्रकार कल्पनातीत रेडियम की उत्पत्ति में कल्पनातीत ढंग से हुई। तो रेडियम की उत्पत्ति कैसे हुई है कि ब्रह्मांड के अनंत काल, जिसको हमारे लिए हम सबके सोचने से हम असमर्थ है, या ब्रह्मांड के अनंत काल जिसका अंत नहीं हो सकता, अनंत है, वो अकल्पनीय, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे गृह में हुई थी, ऐसे घर या गृह में हुई थी, जिसे आपकी पुस्तक में गेह भी लिखा है, जिसका अर्थ होता है गृह या घर। वह उस अनंत शून्य में न जाने, वह इस अवस्था में न जाने कितने सालों से इधर उधर घूम रहा है। कौन? रेडियम। फिर भी उत्तर पश्चिम सागर का, फिर वह क्या होता है, उत्तर पश्चिम सागर का एक पार्ट बन जाता है, एक अंश बन जाता है, जिसमें वह युगों युगों तक वहाँ रहता है। इसके बाद वह कई अरब वर्षों तक जलती हुई वस्तु का अंश बन जाता है, जो हमने पढ़ा था अग्निकुंड, जो सिकुड़कर पृथ्वी बन जाता है। लगभग 4 संसारों में भटकते हुए पृथ्वी के नीचे तह में अनेक धातुओं के साथ पड़ा रहता है, और यही धातु उसके सहचर भी बन जाते हैं, चीर संगी भी बन जाते हैं। वहाँ से न जाने कितने करोड़ पद्य वर्ष बाद वह पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के हाथ लगता है। इतने लंबी यात्रा करने के बाद वह वैज्ञानिकों के हाथ आता है, और इस प्रकार कल्पनातीत रेडियम की उत्पत्ति भी कल्पनातीत ढंग से ही हुई है। कल्पनातीत रेडियम की उत्पत्ति भी कल्पनातीत ढंग से हुई है, अर्थात जिसकी कल्पना हम सब कर सकते हैं, लेकिन यह हमारे लिए अकल्पनीय, हमारी सोच से परे है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसमें हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांड के अनंत अकल्पनीय गृह में इसकी उत्पत्ति हुई है। वर्षों तक यह इधर उधर घूमता रहा, वायव्य सागर का एक अंश बना, उसके बाद वर्षों तक जलती हुई वस्तु का अंश बना, वहाँ से भटकते हुए पृथ्वी के नीचे तह में अनेक धातुओं के साथ पड़ा रहा। फिर वहाँ से कितने करोड़ों वर्ष बते वर्ष के बाद वह पृथ्वी में मनुष्य और वैज्ञानिकों के हाथों में लगा, और मनुष्य के सामने इसकी उपयोगिता के बारे में इसे रखा गया।
सेकंड क्वेश्चन है, भारत के पास कौन सी अमूल्य विरासत थी, वह अन्यों के पास कैसे चली गई? तो भारत के पास पारस पत्थर नामक अमूल्य विरासत थी। ऐसा मानते हैं कि उसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता था और जस्ता चांदी में बदल जाता था। यह पत्थर भारतीयों के पास था या वे निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में बदलना जानते थे? पश्चिम के वैज्ञानिक भारतीयों के इस विरासत पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी समझ में यह बात आने लगी है कि जैसे यूरानियम से रेडियम और रेडियम से हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार अन्य धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण करती है या कर सकती है। इस प्रकार भारतीयों की विरासत पश्चिमी वैज्ञानिकों के पास चली गई। तो इसमें हमने देखा कि भारत के पास एक अमूल्य पत्थर था, वो था पारस पत्थर। इसका क्या उपयोग था कि यह जो इसके बस स्पर्श मात्र से, इसके बस छूने मात्र से जो लोहा है वो सोना बन जाता था और जो जस्ता है वह चांदी में बदल जाता था। ये इसकी खासियत थी और ये बहुत ही बड़ी खासियत है। यह पत्थर पहले भारतीयों के पास था, जो कि निम्न से निम्न श्रेणी की जो धातु है उसको बहुमूल्य धातु में परिवर्तन या परिवर्तित कर देती थी। पहले पश्चिम के जो वैज्ञानिक हैं इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उनको यह समझ में आया कि जैसे यूरानियम से आयोनियम हमने पढ़ा था, आयोनियम से रेडियम और रेडियम से हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार से अन्य धातुएं भी एक धातु से दूसरे धातु में परिवर्तन होता है या रूपांतरण होता है इनका। तो इसी प्रकार से भारत की जो विरासत थी यानी जो पारस पत्थर थी वो पश्चिम वैज्ञानिकों के पास चली गई। थर्ड क्वेश्चन है, रेडियम की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। रेडियम की क्या उपयोगिता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? तो रेडियम एक अनमोल धातु है। अनमोल होने के साथ ही वह मानव हित में भी अद्भुत शक्ति बोलो या अद्भुत इसका उपयोग है। रेडियम से नासूर के रोगियों की चिकित्सा की जाती है। घाव के निकट आते ही रेडियम की जो प्रकाश किरण घाव पर पड़ती है और उसका विष दूर कर देती है। रेडियम के नाम से बनी कृत्रिम वस्तु का उपयोग घड़ी की सुइयों में किया जाता है। ये सुइयां अंधेरे में भी चमकती हैं और समय का ज्ञान कराती हैं। इस प्रकार रेडियम अत्यंत उपयोगी धातु है। तो रेडियम का उपयोग क्या है कि हमने पढ़ा कि रेडियम एक अनमोल धातु है जिसका कोई मोल नहीं है। इसका उपयोग मानव के हित में, मानव के भलाई में बहुत ही अनोखा इसका उपयोग है। क्यों? क्योंकि ये पुराने से पुराने घाव के जिनको भी पुराना से पुराना घाव है उनके रोगियों के चिकित्सा के लिए, उनके उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो घाव के निकट आते ही रेडियम की जो प्रकाश है, किरण है, वो घाव पर पड़ती है और वो किरण, वो प्रकाश पड़ने पर वो घाव का विष को दूर कर देती है। कौन? रेडियम। रेडियम के नाम से बनी कृत्रिम यानी जो मनुष्य ने बनाया है, जो प्रकृति के द्वारा, नेचर्स के द्वारा हमें मिला है। तो कृत्रिम वस्तु है जो है घड़ी। तो घड़ी की सुइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है और ये सुइयां अंधेरे में भी चमकती है, जिससे क्या होता है कि अंधेरे में भी हम समय देख सकते हैं। जैसे रात में चमकने वाली जो घड़ी होती है जिसमें हम अंधेरे में भी समय को देख सकते हैं, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, रेडियम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा है इंसानों के लिए। कहते हैं कि कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है ठीक करने के लिए। तो रेडियम अत्यंत ही उपयोगी धातु है। फोर्थ क्वेश्चन है, खुद की कृत्रिम रचना के बारे में रेडियम के उद्धार को स्पष्ट करें। रेडियम क्या कहता है खुद के बारे में? रेडियम का कहना है कि मेरा ही नाम धारण एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है। इससे घड़ियों में लगा देने से वह अंधेरे में चमकने लगती है। इस तरह मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा के
बाद भी तुम यह मत समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई है। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता रहूँगा। इस प्रकार रेडियम को भविष्य में अपनी अधिक से अधिक उपयोगिता पर विश्वास है। तो रेडियम खुद के बारे में क्या कहता है कि मेरा ही नाम धारण करने कर एक कृत्रिम वस्तु, वो क्या है, घड़ी की चल निकल पड़ी है। कैसे कि सुइयों में इसका उपयोग किया जाता है घड़ियों के, जिससे हम अंधेरे में भी समय को देख सकते हैं, या फिर इसे घड़ियों में लगा देने से, यानी रेडियम को घड़ियों में लगा देने से वो अंधेरे में भी चमकने लगती है और उसे हम समय का ज्ञान हमें कराती है। इसके अलावा यह सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये वैज्ञानिकों के पास पहुंची और अंत में ये हमारी कलाई की घड़ी में कैसे मौजूद है, इसका इस प्रकार से उपयोग होता है। इतनी यात्रा करने के बाद भी तुम यह मत समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई है। इतनी यात्रा करने के बाद भी तुम ये मत समझ लेना कि मेरा उपयोग इतना ही है या रेडियम का उपयोग इतना ही है। अभी तो बहुत सारे इसे यात्रा करनी है। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता रहूँगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेडियम को भविष्य में अपनी अधिक से अधिक उपयोगिता पर विश्वास है कि इसका और भी ज़्यादा उपयोग तरह तरह के क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाएगा। ये विश्वास है रेडियम को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।